अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 5 बेहद डरावनी कहानियाँ जो हमें भेजी हैं हमारे लिसनर्स ने। आज की पहली कहानी हमें भेजी है दशरथ वैष्णव जी ने, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई एक बेहद डरावनी घटना को बताया है। तो दशरथ जी के साथ क्या हुआ था, चलिए सुनते हैं उनकी आप बीती उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम दशरथ वैष्णव है और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा है। एक बार हम दोनों कार से कुंभलगढ़ का किला देखने के लिए निकले। हम घर से लगभग दोपहर के 3 बजे निकले थे। हम बातें करते जा रहे थे। शाम के 5:30 बज गए थे और कुंभलगढ़ अभी भी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। एक जगह जाकर हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आगे सड़क से निकलकर एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था सीधी सड़क से जाना है या लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ना है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थीं। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे रास्ता पूछ सकते। इतने में अचानक कार के विंडो के पास एक अजीब शक्ल की औरत नजर आई और हमसे पूछने लगी कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा कि कुंभलगढ़ जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा। उस औरत ने कहा, ये लेफ्ट वाले रास्ते से जाओ, ये शॉर्टकट है, ये रास्ता आपको जल्दी कुंभलगढ़ पहुंचा देगा। सीधी वाली सड़क से आपको काफी टाइम लग जाएगा। जिस रास्ते पर वो औरत हमें जाने बोल रही थी वो बिल्कुल सुनसान था। उस तरफ कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी। सीधी वाली सड़क पर तो फिर भी इक्का दुक्का गाड़ियां पास हो रही थीं। पूजा ने कहा, ये रास्ता तो बिल्कुल सुनसान लग रहा है, हमें सीधी वाली सड़क से ही चलना चाहिए। मैंने कहा, हमें बहुत देर हो चुकी है और अब अंधेरा भी होने वाला है, हमें जल्दी पहुंचना है। उस औरत ने कहा, ये रास्ता सुनसान जरूर है मगर आपको बहुत जल्द मंजिल तक पहुंचा देगा। उसके चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। मैंने उस औरत को धन्यवाद बोलकर कार को आगे लेफ्ट वाले रास्ते पर मोड़ दिया। पूजा ने मुझसे कहा कि आपको वो औरत अजीब सी नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि अजीब तो थी, मगर उसने हमें शॉर्टकट रास्ता बता दिया। हमने कुछ दूरी तय की थी मगर उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ा आगे जाने पर हमें एक नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया। पूजा ने कहा, यहाँ तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, अब क्या करें। मैंने कहा कि शायद इस रास्ते पर कभी काम हुआ होगा और कंस्ट्रक्शन वाले बोर्ड को हटाना भूल गए। थोड़ा और आगे जाने पर पूजा को लगा कि जैसे कोई परछाई हमारी गाड़ी के ऊपर से गुजरी है। वो डर गई। मैंने कहा कि शायद कोई पक्षी उड़ता हुआ गया होगा, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। तो पूजा ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ, आप गाड़ी को टर्न कर लीजिए और वापस चलते हैं। मैंने कहा, अब इतना आगे आने के बाद फिर से वापस जाना ठीक नहीं होगा, इतनी देर में तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैंने पूजा को रिलैक्स करने के लिए कार में सॉन्ग लगा दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद कार में चलता हुआ सॉन्ग अपने आप बंद हो गया। अब पूजा काफ़ी डर गई थी। उसने मुझसे पूछा कि आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। मैंने हंसते हुए उससे मजाक किया, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम पर विश्वास करता हूँ। इस पर पूजा भी हंस दी। हम थोड़ा और आगे निकले ही थे कि कार अचानक से रुक गई। पूजा ने घबरा कर कहा कि इतने सुनसान रास्ते पर गाड़ी बंद हो गई है, अब क्या होगा, अंधेरा भी बहुत हो चुका है। मैंने पूजा से कहा
कि हो सकता है रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया हो। मैं देखता हूँ। मैं कार से बाहर आया। कार का बोनेट उठाकर मोबाइल की टॉर्च से देखा तो इंजन में धुआं धुआं हो रहा था। पूजा ने कहा, अब क्या होगा? मैंने उससे कहा कि कार चालू हो जाएगी, बस पानी का इंतज़ाम करना होगा। इतने में मुझे वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी टॉर्च लेकर आता हुआ दिखा। उस बुढ़े ने चादर ओढ़ रखी थी और हमारे पास ही आ रहा था। मैंने उससे कहा कि चाचा, हमारी गाड़ी बंद हो गई है, यहाँ आसपास कहीं पानी मिल जाएगा? उस बुढ़े आदमी ने कहा कि पानी तो आपको मिल जाएगा, मगर थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। मैंने पूछा कि कितनी दूर? उसने कहा कि यहाँ एक पुलिया है, उस पुलिया को पार करने के बाद एक कुआं दिखेगा, उसमें से पानी मिल जाएगा आपको। मैंने टॉर्च से देखा तो पुलिया बिल्कुल पास में ही थी। मैंने उससे कहा, चाचा आप क्यों मजाक करते हो? पुलिया तो यहीं से दिख रही है और आप कह रहे हो दूर जाना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है जाओ। मैंने पूजा से कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तुम कार से बाहर मत निकलना। इतना कहकर मैं पानी लेने चला गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पुलिया और आगे की तरफ जा रही है। मैंने सोचा कि हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई है पुलिया की दूरी को देखने में। जैसे तैसे मैं उस कुएं पर पहुंच गया। मुझे पीछे से किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गया। वही बूढ़ा आदमी आ रहा था। पास आकर उसने जो कहा तो उसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि तुम अपनी मौत को दावत देने आए हो इस कुएं पर। तुम नहीं जानते हो इस कुएं के बारे में। मुझे किसी ने इसी कुएं में धक्का देकर मार दिया था। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा ये सुनकर, क्योंकि मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। मुझे लगा ये आदमी मजाक कर रहा है। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कुएं से पानी निकाला और कार की तरफ चल पड़ा। कार के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पूजा कार से थोड़ी दूर खड़ी है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। मैंने पूजा को आवाज़ देते हुए कहा कि पूजा, तुम पागल हो गई हो? कार से निकलकर बाहर क्या कर रही हो? और तुमने बाल क्यों खोल रखे हैं? जल्दी से कार में बैठो। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कई बार कहा, मगर जैसे उसको मेरी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मैं उसके पास गया और उससे कहने लगा कि तुम्हें तो डर लग रहा था ना, लेकिन अब तुम कार से निकलकर बाहर खड़ी हो, क्या बात है? पूजा के मुंह से अजीब सी आवाज आई, डर तो अब तुझे लगेगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। इतने में वो जोर जोर से अपने बालों को इधर उधर करने लगी और भयानक आवाज में हंसने लगी। मैं बहुत डर गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि पंडित जी ने मुझे तावीज़ दिया था जो कार में रखा है। पंडित जी ने बताया था कि ये भूत प्रेत चुड़ैल को भगाने में तुम्हारे काम आएगा। मैं जल्दी से कार से वो तावीज़ निकाल लाया और पूजा के पास आकर उसके सामने कर दिया। तावीज़ को देखते ही जैसे पूजा होश में आ गई। मैंने उसको कार में लाकर बिठाया और उससे पूछा कि तुम कार से बाहर क्यों गई थी? उसने कहा कि मैं कार से नीचे उतरकर क्यों और कब गई मुझे भी याद नहीं। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, तुम ठीक हो, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कार के रेडिएटर में पानी डाला और बोनट बंद करके कार स्टार्ट करने लगा, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा, अब क्या हो गया इसे? इतने में फिर वही बूढ़ा आदमी विंडो पर नजर आया। मैंने झिंझलाते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की। इस पर उस बुढ़े ने हल्की आवाज में कहा कि हम मौत से पहले सहायता करते हैं, बच सको
तो बच लो हमसे। मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। बुड्ढे ने कहा, कुछ नहीं, मुझे आगे छोड़ सकते हो? मैंने पूजा से पूछा तो उसने कहा कि किसी अनजान आदमी को लिफ्ट देना सही नहीं लग रहा। इस पर मैंने कहा कि इन्होंने हमारी सहायता की है, हमें इन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा राजी हो गई। मैंने कहा, चाचा बैठ जाओ। मैंने कार स्टार्ट की तो इस बार कार स्टार्ट हो गई। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता एक बड़ी सड़क से मिल गया। कुछ और दूरी तय करने पर हमें एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर बहुत सारे लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पर हम दोनों भी कुछ चाय पानी कर लेते हैं और इस आदमी को भी करा देते हैं। मैं कार से बाहर आया और पिछली सीट की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो आदमी कार में नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया। ये हो क्या रहा है? पहले पूजा की हालत अजीब सी होना, फिर उस आदमी का अचानक से कार से गायब होना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में पूजा ने कहा, आप परेशान मत हो, हम उस रास्ते से बाहर तो निकल आए हैं। तब मुझे वो अजीब सी औरत याद आई। हो ना हो वो कोई बुरी शक्ति ही थी जो हमें उस रास्ते पर ले गई थी। हमने ढाबे पर चाय पी और थोड़ा स्नैक्स खाया। वहाँ खड़े एक आदमी से मैं बातचीत करने लगा और उसे रास्ते के बारे में भी बताया जिससे हम आए थे। ये बात सुनकर वो आदमी एकदम हैरान हो गया और फिर उसने जो बताया वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। उसने कहा कि कई साल पहले इस रास्ते के एक कुएं में किसी ने एक आदमी को मारकर फेंक दिया था। उस आदमी की आत्मा आज भी वहां घूमती है और वहां से गुजरने वालों को मार देती है। आप तो लकी हो जो बच कर आ गए, नहीं तो इस रास्ते से आने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता। उसकी बात सुनकर हम दोनों काफी डर गए। शायद कार में रखे हुए तावीज़ की वजह से हमारी जान बच गई थी। हम दोबारा कार में बैठकर कुंभलगढ़ की तरफ चल पड़े, जो अब सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। आगे की 4 कहानियां हमें भेजी हैं प्रियंका नायक जी ने, जिनकी कहानियां आप पहले भी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं प्रियंका जी की भेजी हुई ये कहानियां। अब बस कुछ दिनों के बाद बरसात शुरू होने वाली है। अब लकड़ियों का काम तो मंदा पड़ जाएगा जी। सुमन ने चूल्हे पर से रोटी उतारते हुए राजू से कहा, तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, थोड़े वक्त के लिए हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे। राजू ने रोटी का निवाला मुंह में रखते हुए कहा। राजू एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काटकर सुबह शाम 2 वक्त की रोटी कमाता था और सुमन उसकी पत्नी थी। वैसे तो गरीब को 2 वक्त की रोटी ही उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। राजू को वैसे तो जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, मगर विवाह के 10 साल बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और राजू को कहीं न कहीं इसका गम था। इसलिए उसे गरीबी से ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कमाता भी तो पूंजी किसके लिए रखता। एक रात की बात है, राजू अपनी लकड़ियां काटकर जंगल से घर की तरफ जा रहा था। आज तो बहुत देर हो गई, सुमन मेरी राह देख रही होगी। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी कदम घर की तरफ बढ़ा रहा था। तभी उसे जंगल में दूर कहीं एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ को ध्यान से सुनता हुआ चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे लाल कपड़े में एक मासूम सी बच्ची रो रही थी। हे भगवान, इस बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? किसकी बच्ची है ये? उसने एक हाथ से बच्ची को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में लकड़ियों का कट्ठर लेकर घर की तरफ चल पड़ा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, बाहर आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। क्यों आप इतना चिल्ला रहे हैं?
और कैसा तोहफा। सुमन ने राजू की गोद में उस छोटी सी बच्ची को देखा तो चौंक कर बोली, अरे ये किसकी बच्ची को उठा लाए आप? सुमन ने अपनी आंखें हैरत से फैलाते हुए कहा, अरे इस बेचारी मासूम बच्ची को कोई जंगल के बीचों बीच छोड़कर गया था, तो मैं इसे ईश्वर का तोहफा समझकर घर ले आया। अच्छा किया आपने, अब हम इसे अपनी बच्ची ही समझेंगे। दोनों बहुत खुश थे, दिन अच्छे से गुजर रहे थे। वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक अजीब बात थी उस बच्ची में। इतनी छोटी होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा दूध पीती थी कि जैसे कोई बड़ा आदमी पीता है। दिन अच्छे से बीत रहे थे। अब बच्ची लगभग 1 साल की हो गई थी, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि 1 साल का बच्चा कभी अपने दोनों पैरों पे सीधा बिना कदम डगमगाए नहीं चल पाता। लेकिन ये बच्ची, जिसका नाम उन दोनों ने लाडो रखा था, वो अपने दोनों पैरों पर आराम से बिना डगमगाए चलती थी। एक सुबह राजू को पड़ोस में रहने वाले कल्लू लोहार की तेज आवाज़ सुनाई दी, जो चीखें मार मार कर रो रहा था। जब राजू और सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ तो पता चला कि उसके घर में पली बकरियों में से एक बकरी को न जाने कौन सा जानवर बड़ी बुरी तरह से खा गया। वो बकरी कल्लू की बहुत चहेती थी। धीरे धीरे कल्लू लोहार की बची हुई बाकी बकरियों को भी वो जानवर नोच नोच के खा गया। सिर्फ कल्लू की बकरियां ही नहीं, गांव के दूसरे लोगों की मवेशियों को भी वो वहशी जानवर खा गया था। अब सारे गांव में उस जानवर का खौफ फैल गया। हद तो तब हो गई जब जानवर के साथ साथ हरिया की छोटी बच्ची को भी वही जानवर खा गया था। अब गांव वालों ने ये फैसला किया कि रात में जागकर पहरा दिया जाए। इससे काफ़ी हद तक हालात सुधर गए, लेकिन उन्हें कोई भी दरिंदा या जानवर न तो गांव की सीमा के अंदर दिखा न बाहर। इधर लाडो की ना जाने कुछ रोज से तबीयत खराब रहने लगी थी। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। जब कुछ दिनों तक कोई वाकया नहीं हुआ तो गांव वालों ने रखवाली करनी छोड़ दी और घर में सोने लगे। एक रात जब राजू को प्यास लगी और वो पानी पीने उठा तो उसने देखा कि लाडो अपने बिस्तर पर नहीं। उसने सुमन को जगाया और फिर दोनों ने घर का कोना कोना देख लिया, लेकिन लाडो घर में कहीं नहीं मिली। फिर वो दोनों लाडो को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आए। अजी, उस पेड़ के पीछे कौन है? सुमन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। चलो चल कर देखते हैं, राजू ने कहा। वो दोनों उस पेड़ के पीछे गए ही थे कि उन दोनों की चीख हलक में ही दब के रह गई, क्योंकि उनकी 1 साल की बेटी, जिसे वो जंगल से उठा कर लाए थे, अपने पैरों में एक बहुत बड़ा काला बिल्ला दबाए उसके जिस्म में बची हड्डियों को चबा रही थी। उसका इतना भयानक रूप देखकर वो दोनों उल्टे पैर भाग गए और घर आकर अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर के बाद लाडो चुपचाप अपना मुंह साफ करते हुए बिस्तर पर आकर लेट गई। पूरी रात राजू और सुमन डर के मारे सो नहीं सके। अगली सुबह राजू गांव के पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी उसके साथ उसके घर आए। पंडित जी के घर आते ही लाडो की हालत बिगड़ने लगी। पंडित जी ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू किए और लाडो पर फूंक मारकर उसे असली हालत में आने को कहा। उसका असली रूप देखते ही सुमन बेहोश हो गई। वो बेहद ही भयानक डरावनी कोई चुड़ैल थी, जिसके बड़े बड़े गंदे पीले दांत बाहर निकले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और किसी वहशी जानवर की तरह उसके पूरे जिस्म पर बाल थे। पंडित जी जब उससे पूछने लगे कि तू कौन है और क्यों गांव वालों के पीछे पड़ी है, तब उस चुड़ैल ने कहा कि मैं एक चुड़ैल हूँ
जिसे तेरे जैसे ही एक पंडित ने जंगल के एक हिस्से में कैद कर दिया था और मैं उस हिस्से से बाहर नहीं निकल सकती थी जब तक कि कोई मुझे खुद वहां से बाहर ना निकाले। उस रात को मैंने इस लकड़हारे को देखा तो मैंने एक बच्ची का रूप ले लिया। फिर ये मुझे अपने घर ले आया। गांव के सारे जानवर और बच्चे मैंने ही खाए हैं। पंडित जी ने कहा, तूने बहुत बुरा किया है, अब तुझे मरना होगा। ये कहकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल पर फूंका तो उसके जिस्म में आग लग गई और वो जलकर राख बन गई। हे भगवान, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, मंजूषा ने बेहद घबराई हुई आवाज में खुद से कहा। मंजूषा अपनी दोस्त रुबीना के घर से लेट नाइट पार्टी करके वापस लौट रही थी और लौटते वक्त घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने वो रास्ता चूज कर लिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। जिस रास्ते पे उसकी गाड़ी खराब हुई थी उसी के ठीक सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसके बारे में ये मशहूर था कि उस कब्रिस्तान में रात तो क्या दिन के वक्त भी वहाँ से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि इस कब्रिस्तान में बहुत पुरानी एक पिछल पैरी चुड़ैल का बसेरा है। लेकिन घर जल्दी पहुँचने के चक्कर में उसने ये रास्ता ले लिया था। वो बाहर निकलकर गाड़ी को चेक करने लगी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आने की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके ठीक पीछे एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी हुई थी जो बेहद ही सुंदर लग रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? कौन हो तुम और इतनी रात को इस जगह पर क्या कर रही हो? उस औरत ने मंजूषा से सवाल किया। मैं रास्ता भटक गई थी, मंजूषा ने अटकते हुए उस औरत से कहा। ओ अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता नहीं कि यहाँ पर एक चुड़ैल घूमती है? उस औरत ने मंजूषा से कहा। हाँ मुझे पता है, लेकिन मंजूषा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो औरत बोल पड़ी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालती हूँ। क्या तुम्हें कोई रास्ता पता है इस जगह से बाहर निकलने का? मंजूषा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं सब जानती हूँ। इस कब्रिस्तान को क्रॉस करके दूसरी तरफ एक मेन रोड है जहाँ से तुम्हें घर के लिए कोई सवारी मिल जाएगी। क्या कब्रिस्तान? मंजूषा ने डरते हुए कहा। तुम डरो मत, इस जगह ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ। कब्रिस्तान के आखिर में मेरा घर है और उसी के थोड़े आगे एक सड़क है, उस औरत ने कहा। मंजूषा को वैसे भी घर जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने तुरंत हामी भर दी उस औरत के साथ जाने की, और वो दोनों कब्रिस्तान के रास्ते जाने लगीं। लोग इस जगह के बारे में क्या सच में अफवाह फैलाते हैं? मंजूषा ने उस औरत से कहा। लेकिन अब शायद वो औरत मंजूषा से बात करने के मूड में नहीं थी। पूरे रास्ते मंजूषा उससे बात करने की कोशिश करती रही, मगर वो औरत तो अब जैसे बोलना ही भूल गई थी। मंजूषा को अब थोड़ी हैरत के साथ साथ डर भी महसूस हो रहा था। वो और औरत अब कब्रिस्तान के आखिर तक पहुंच गए थे। कहाँ है तुम्हारा घर? मंजूषा ने डरते हुए उस औरत से पूछा। यहीं तो है, उस औरत ने कहा। यहाँ? यहाँ कहाँ? मंजूषा ने कहा। अरे नीचे देखो, उस औरत ने कहा। मंजूषा ने जब नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सुंदर औरत एक कब्र के ऊपर अपने पैर रखे हुए थी और उसी को अपना घर बता रही थी। मंजूषा बहुत डर गई और लरसती हुई आवाज में उससे बोली कि कौन हो तुम और ये मजाक क्यों कर रही हो?
उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि देखते ही देखते वो सुंदर औरत एक बेहद ही डरावनी औरत में बदल गई। वो और कोई नहीं बल्कि वही पिछल पैरी चुड़ैल थी। वो मंजूषा के सीने को फाड़ के उसके दिल को निकाल के ऐसे चबाने लगी मानो वो कोई च्युइंगम चबा रही हो, और बेहद खौफनाक आवाज निकालते हुए कहने लगी, पागल लड़की, लोग जो कहते हैं कभी कभी वो सच भी होता है। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार हल्की होने लगी और वो उस वीरान से रेलवे स्टेशन पर रुक गई जिसका नाम रॉबर्ट्सगंज था। उस स्टेशन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सदियों से किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया हो। स्टेशन को देखकर तो यही लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं उतरेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन के रुकते ही एक डब्बे से एक 20-22 साल का नौजवान हाथों में बैग लिए उतरा। उसके उतरते ही ट्रेन ने हॉर्न दिया और धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली और स्टेशन से निकलती हुई नजरों से ओझल हो गई। वो नौजवान 6 फीट लंबा, सुनहरे बालों वाला एक फिरंगी था। यह पूरे स्टेशन पर इतना सन्नाटा क्यों है? उसने टूटी फूटी हिंदी में खुद से ही बातें करते हुए कहा और कहते हुए वो स्टेशन के बाहर निकल गया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन उसको ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे कंबल ओढ़े हुए एक आदमी दिखाई दिया। पास ही उसका तांगा भी था। हेलो, क्या तुम पीली कोठी तक चलेगा? टूटी फूटी हिंदी में फिरंगी ने उस आदमी से पूछा। क्या पीली कोठी? लेकिन साहब, पीली कोठी क्यों जाना है आपको? और वैसे भी वो कोठी भूतिया है, उस तरफ तो कोई दिन में भी नहीं जाता, फिर रात के वक्त तो जाने का सवाल ही नहीं। उस आदमी ने डरते हुए कहा, मैं तुमको मुंह बोली कीमत दूंगा, बस तुम मुझे वहां ले चलो। फिरंगी बोला, पैसे का लालच हर काम करवा सकता है। वो तैयार हो गया और फिरंगी को अपने तांगे पर बिठा लिया। लेकिन ना जाने क्यों उसका घोड़ा उस फिरंगी को देखकर अजीब हरकतें कर रहा था। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। तांगे वाले ने उस फिरंगी से कहा, साहब, आपको पता है कि वो कोठी भूतिया क्यों है? नहीं, क्यों है? फिरंगी ने पूछा। ऐसा कहा जाता है आज से कई 100 साल पहले उस कोठी की जगह पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहां पर हजारों कब्रें थीं, और जो इस दुनिया से चले गए थे वहां चैन की नींद सोया करते थे। लेकिन कहा जाता है कि एक जालिम अंग्रेज अफसर ने उस कब्रिस्तान पर जबरदस्ती इस कोठी को बनवाया, मगर उस कोठी में आने वाला या रुकने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। उस अंग्रेज अफसर की भी लाश रहस्यमयी तरीके से उसी कोठी में पाई गई। तब से आज तक उस अंग्रेज अफसर की आत्मा उस कोठी के आसपास भटकती है और वहां से गुजरने वाले लोगों को जान से मार देती है। अच्छा, तो क्या वो अफसर ऐसा दिखता था? उस फिरंगी ने उस तांगे वाले से कहा, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई वो डर से कांपने लगा। वो फिरंगी अब एक आत्मा में बदल चुका था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। ठंड रात में एक चीख गूंजी और फिर खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव वालों को तांगे वाले की लाश पीली कोठी के बाहर मिली। पास ही घोड़ा भी मरा पड़ा था। स्टेशन पर मुसाफिरों की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी क्योंकि ट्रेन अब जा चुकी थी।
अगली ट्रेन रात 4 बजे की थी, जो कि इस स्टेशन से गुजरने वाली आखिरी ट्रेन थी, मगर उसे आने में अभी पूरे 6 घंटे बाकी थे। ट्रेन आने में अभी बहुत टाइम है, ये सोचकर हैदर बेंच पर आंखें मूंद कर लेट गया। आज उसे बहुत थकान हो गई थी। हैदर एक कुली था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो एकदम अकेला था। थकान की वजह से कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी हर तरह के हालात से समझौता करना सिखा देती है। हैदर को सोए हुए पता नहीं कितनी देर हुई थी कि उसकी नींद एक बेहद सुरीली आवाज़ सुनकर खुल गई। सुनिए, क्या आप मुझे पुरानी हवेली तक छोड़ सकते हैं? हैदर ने जब आंख खोली तो सामने देखा कि एक नकाबपोश औरत खड़ी थी, जिसकी सिर्फ बड़ी बड़ी 2 नीली आंखें ही नज़र आ रही थीं। जी, आप कौन और ये इतनी रात को? हैदर ने हैरत से पूछा। जी, मैं अभी ट्रेन से उतरी हूँ और मुझे पुरानी हवेली जाना है। आप मुझे छोड़ दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, उस औरत ने रिक्वेस्ट की। क्या 4 बजे वाली आखिरी ट्रेन यहाँ से गुजर गई? लेकिन कब और मुझे क्यों नहीं पता चला? और क्या आप बस अकेली ही उस ट्रेन में थीं? हैदर ने एक सांस में ही कई सवाल पूछ लिए। जी नहीं, ट्रेन में बहुत से मुसाफिर थे, लेकिन सिर्फ मैं ही स्टेशन पर उतरी हूँ। आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, शायद इसलिए आपको पता नहीं चला। आप चलेंगे क्या? हैदर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसने उस औरत की बात पर यकीन कर लिया। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। हैदर और वो औरत पुरानी हवेली की तरफ चलने लगे। हवेली से कुछ कदम पहले वो औरत हैदर से बोली, आप अब जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आगे खुद चली जाऊंगी। और ये कहते हुए वो हवेली के पिछले हिस्से में दाखिल हो गई। हैदर मन में 1000 सवाल लिए वापस स्टेशन आ गया। सुबह करीब 9 बजे उसकी नींद सुल्तान चाचा की आवाज़ से खुली। उठो हैदर बेटा, आज कितना सोने का इरादा है? नहीं चाचा, बस वो रात के 4 बजे वाली ट्रेन से एक खातून को छोड़ने पुरानी हवेली चला गया था। वापस आया तो आंख लग गई। हैदर ने जमाही लेते हुए सुल्तान चाचा से कहा, ये क्या बोल रहे हो हैदर तुम? 4 बजे वाली तो ट्रेन आज गुजरी ही नहीं। मेरी अभी स्टेशन मास्टर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ट्रेन में कोई टेक्निकल खराबी हो गई थी, जिसकी वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। और हवेली तो बेटा बरसों से बंद पड़ी है। फिर तुम हवेली की तरफ किस औरत को कैसे ले गए? चाचा हैरानी के साथ बोले। क्या? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ चाचा, वो औरत आई थी और मैंने उसे हवेली तक छोड़ा भी था। हैदर ने कहा, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, चाचा ने कहा। हैदर बहुत परेशान था। अगली रात 4 बजे वही औरत हैदर की आंखों के सामने थी, जो हैदर को फिर से उसी हवेली की तरफ जाने को कह रही थी। हैदर भी उसकी सच्चाई जानना चाहता था। वो उसके साथ हवेली की तरफ चल दिया। आज फिर हवेली से ठीक कुछ दूर पहले उस औरत ने उसे रोक दिया और वापस जाने को कहा, मगर हैदर वापस स्टेशन नहीं गया और वहीं छुपकर बैठ गया और औरत के हवेली में जाने का इंतज़ार करने लगा। हवेली में जाने के बाद वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। हवेली में अंदर आने के बाद उस औरत ने अपना नकाब उतार दिया और वो अब एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। हवेली के उस हिस्से में बहुत से इंसान और जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। हैदर ये सब देखकर बेहद डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर चुड़ैल का ध्यान हैदर की तरफ हो गया। उसने कहा कि तुम मेरा राज जान चुके हो, अब मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। हैदर ने जल्दी जल्दी तेज आवाज में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी
और वहां से भागता हुआ स्टेशन पर आ गया। दशरथ जी और प्रियंका की भेजी हुई ये कहानियाँ आपको कैसी लगीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।